हे हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं। दिस इज अक्षय शर्मा एंड दिस इज सक्सेस अचीव इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हमारा डिटरमिनेंट्स का लेक्चर 2 होने वाला है। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल हम पढ़ेंगे यहाँ पर से ऑर्डर 3 का एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं करा था। अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो भाई जाकर देख लो। उसके अंदर हमने अभी तक माइनर कोफैक्टर की प्रॉपर्टी कवर करी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और डेट्रीमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 को इवेल्यूएट करना सीख लिया था। तो अब इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? जो हमारा उसमें बाकी रह गया था वो था डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का इवेल्यूएशन। वो समझेंगे, एक्सपेंशन समझेंगे, मतलब एक ही बात है। और साथ के साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को खाली प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे, उसके अंदर छोटू मोटू क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ हमेशा, ताकि आपके दिमाग में अच्छी सी चीजों को समझ में आए। सीधी सी बात है भाई। तो बेसिक से एडवांस जानने की जो कहानी है वो आज की शुरू करते हैं हम। तो स्टार्ट हो गया हमारा लेक्चर 2 बिना देरी के। तो फोकस आपको यही रखना है, हर चीज को अच्छे से समझेंगे, ताकि तभी तो आपको यहाँ पर से मार्क्स अच्छे आएंगे भाई। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं। तो फटाफट से रीकैप लेते हैं। पहले तो रीकैप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं वो बोलूंगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो आपने लेक्चर देखा नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि जो पहली बार आ रहे हैं वो भी यहाँ पर समझ के जाए। देखो भाई, अपने पास को फैक्टर निकालना हमने सीखा था नहीं सीखा था? माइनर से को फैक्टर निकाला था। अब अपने पास जो है इसकी प्रॉपर्टीज को रिकॉल करते हैं। जल्दी से बताओ कि हमको याद है कि प्रॉपर्टी, इसकी दो प्रॉपर्टी समझाई थी मैंने। अब हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपको याद अगर आ गई ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि उसी से आपका डिटरमिनेंट इवेल्यूएट होने वाला है। तो भाई देखो, यहाँ पर से प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर एक डिटरमिनेंट है, क्या एक डिटरमिनेंट है प्यारा सा, और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन रो कॉलम विद देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर, यानी कि अगर मेरे पास ऑर्डर 3 का ये डिटरमिनेंट है तो उसके एलिमेंट्स लेके पड़े, इस हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर होता है नहीं होता भाई? होता है ना। तो हर एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट है उनके कोफैक्टर ये लिखे पड़े, रो के लिखे पड़े, रो के लिखे पड़े, कॉलम के कॉलम के कॉलम के कॉलम के कॉलम के लिखे पड़े। तो अगर मैं यहाँ पर से कहता हूं कि रो के कोफैक्टर को उसी के एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर कर सम कर दोगे, तो यहाँ पर से वो क्या बनेगी? आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, कोफैक्टर की प्रॉपर्टी। तो उसी का यूज करके हम इसमें एक्सपेंशन सीखने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ कि अपने पास एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 9। 3 रो में है, 3 कॉलम में। इसका मतलब हमारे पास ऑर्डर 3 का एक्सपेंशन कितने प्रकार से कर सकता है? एक्सपेंशन का मतलब है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर यहाँ पर से रो 1 के अलोंग कर सकते हो, रो 2, रो 3, इवन आप कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो कितने प्रकार हो गए? 6 तरीके से आप एक डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यानी कि अपने पास 3 से ही 6 तरीके, 6 तरीके। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपको एक ही सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर में आता है। ओके भाई, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी हम यूज करते हैं। तो कुल मिला के मेरे को समझ में आ गया है कि यहाँ पर से मैं कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को उसी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके जब सम करूंगा तो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आपको कोफैक्टर निकालना आता ही है, देख लिया होगा आपने वीडियो में ना, सीख गए होगे। तो फटाफट से एक्सपेंशन करते। तो मुझे बताओ यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ एक्सपेंशन के कितने तरीके हो गए? एक्सपेंशन के अपने पास जो है मेनली कितने वेज हैं? अपने पास वेज आएंगे कितने? 6 वेज। कितने आएंगे? 6 रास्ते, जिसमें से 6 में से 3 अपने पास के आएंगे, 3 वेज तो आएंगे अपने रोज के अलोंग, और 3 वेज के आएंगे आपके कॉलम्स के अलोंग। यानी कि ये तो आएंगे अलोंग रोज, ठीक है, और ये आएंगे अलोंग कहां पर? कॉलम्स। समझे नहीं समझे भैया? समझ गए? तो किसी भी रो को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, या किसी भी कॉलम को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? लेकिन फिर आप सोचो कि सर इसका मतलब मैं कहीं से भी करूं, फायदा हो गया? ना 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 भाई, देखो हम लोग को अब लगा नहीं चालाक है, अपन है मैथ्स वाले, अपन से मजदूरी ज्यादा नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे कि जहां पर देखो जीरो आ रहा है ना, जितने ज्यादा जीरो आ रहे हैं ना किसी रो या कॉलम में, उसी को आप प्रेफर करो, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी अपनी कम। तो आप देखो ये जीरो आ रहा है इसके अंदर ना, तो ये जीरो कॉलम 3 में आ रहा है या फिर किस में है? रो 2 में। तो आप रो 2 या कॉलम 3 के अबाउट एक्सपेंड कर लो, आपको कैलकुलेशन क्या होगी? आसान हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ, फटाफट से करें। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, दिस इज द डिटरमिनेंट डेल्टा जो भी है, तो इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग कौन सा? रो 2 है ना, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो भाई एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कोफैक्टर के काम आएंगे। तो देखो मैं यहाँ पर से एलिमेंट ले रहा हूँ 4। अब आपको याद होना चाहिए साइन कन्वेंशन। कोफैक्टर के अंदर क्या करा था हमने? माइनर जो था उसके आगे बस या तो प्लस लगा था, क्या लगा था? माइनस। अरे याद है क्या भाई प्रॉपर्टी? हमारा जो कोफैक्टर है ए आई जे बराबर -1 की पावर में आई प्लस जे, इंटू में क्या होता है? एम आई जे, यही तो था। तो ये माइनर जो था उसके आगे बस माइनस या प्लस लगा था आई प्लस जे के
इवन या ओड होने से। आई प्लस जे की वैल्यू अगर ओड है तो माइनस आ जाएगा, इवन है तो प्लस आ जाएगा। इतनी सी बात हुई थी अपनी। तो यानी कि अगर मैं डायरेक्टली याद करूं तो A11 A12 के हिसाब से यहाँ पर बनेगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से उसके हिसाब से कोफैक्टर के साइन ये थे। अब आप मुझे बताओ कि 4 के कितना आएगा। तो पहले तो मैं 4 लिख दूं 4, लिख दिया 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर कैसे निकला था याद है ना, इसी के रो और कॉलम को डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इसके आगे -1 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर से इसका जो कोफैक्टर का साइन आएगा माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद अपना डिटरमिनेंट यानी कि माइनर आएगा, माइनर। और माइनर कैसे निकलेगा, रो और कॉलम को हटाने के बाद 2 5 8 -6, 2 5 8 -6। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद अगला है अपने पास 3, तो ये इसका कोफैक्टर का साइन क्या आएगा, प्लस का 3। और इसमें आपका जो माइनर है वही आएगा, क्योंकि कोफैक्टर का साइन तो क्या आएगा इसमें, पॉजिटिव, ठीक है सर। ओके, उसके बाद यहां पर से इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो बच गया -1 5 1 -6, -1 5 1 -6, ठीक, आराम आराम से। उसके बाद अगला अपना एलिमेंट है 0। अब 0 के आगे माइनस लगाओ, कुछ फर्क पड़ेगा? देखो मैं पूरा ढंग से लिख रहा हूँ। 0 के आगे माइनस लगा दिया कोफैक्टर का। अब माइनर आएगा, क्या आएगा, माइनर। तो माइनर यहां पर से कौन सा जाएगा, ये गया, ये गया, तो आपका बच गया -1 2, ठीक है, -1 2 1 8। ये चीज सही है। तो पहली चीज आप ये समझ लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन कम ही कराऊंगा तो आप अच्छे से समझ लो ठीक है, कि भाई किसी के अलोंग भी रो या कॉलम में एक्सपेंड करो तो आप यहाँ पर से उसी के, देखो ये आपके पास जो है ना, बेसिक सी बात मैं आपको बताऊं, ये चीज क्या लिखी बड़ी ध्यान से देखो। ये अपना एलिमेंट है ना, ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपका है कौन सा, ये वाला। ये एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 1। इसी को आपसे मल्टीप्लाई करा, ये क्या चीज है, आपकी कोफैक्टर, यानी A12 ये 821, ठीक है सर। उसके बाद ये आपका कौन सा एलिमेंट है, 3 आपका है A22। इसको आपने मल्टीप्लाई करा कोफैक्टर से A22 से। उसके बाद ये आपका कौन सा एलिमेंट है, 0। 0 बताओ कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि A23। और ये आपका क्या है, कोफैक्टर है A23। तो कहीं ना कहीं हमने कोफैक्टर की प्रॉपर्टी लगाई है कि उन्हीं को उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। तो ये वही चीज अब एनसीईआरटी के अंदर क्या है कि पहले आपको इवैल्यूएशन सिखा देते हैं ऑर्डर 3 के, कि इस तरीके से करना है। उसके बाद कोफैक्टर सिखाते हैं, पर मैंने क्या उल्टा सिखाता हूँ, पहले कोफैक्टर सीख लो, उसके बाद आपको समझ में आ गया 6 तरीके कैसे बने। क्लियर? चलो अब आप बताओ, सोल्व कर ले इसको जल्दी से। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, क्या बनेगा देखो, आ जाओ। यहां से बनेगा -4, ठीक है, और अंदर क्या बनेगा, ब्रैकेट लगाओ सुंदर सा। इधर बनेगा आपका -12, है ना। उसके बाद क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का जाएगा 8 गुना 5 40। ओके सर। उसके बाद ये चल रहा है +3। अंदर क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर देखो, ये बनेगा माइनस माइनस का 6। उसके बाद यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 5, है ना। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो याद है आपको, ये माइनस से करते हैं। उसके बाद ये तो 0, तो खत्म है, इसको तो कुछ ही मत करो, ये खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ से निकल के आएगा, कितना बन जाएगा, माइनस का कितना बनता है 40 और 10 50 52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 52 इंटू 4 कर लो। 52 इंटू 4 कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। ये कितना हो गया अपना 208। ओके सर, ये हो जाएगा -52 प्लस -52 और माइनस का 4 हो जाएगा 208। अब यहाँ से 6 -5 1 गुना 3, ये हो जाएगा आपका 3। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 211 211 इसका आंसर है। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो 0 जहां पर ज्यादा हो ना, उधर चालक के लगाओ, वहीं पर इवेलुएट करो, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी कि ये तरीका है, ठीक है। तो इसमें 6 तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, बस कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ सकती है अगर आप अलग अलग रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे। चले, अब क्या यही मेथड है क्या? हाँ भाई, अगर एनसीईआरटी बोर्ड के हिसाब से तैयार करना है तो आपको ये मेथड है। बाकी स्टाइल वाला मेथड भी है, इसका नाम क्या है, सारूस रूल, है ना। सारूस रूल है एक, सारूस रूल। सारूस रूल में क्या है कि आपको पहली चीज तो आप आंसर निकालोगे जल्दी से, पर आपको मार्क्स मिलेगा अंडा, क्योंकि इसको सीबीएसई अलाउ ही नहीं करती है ना, एनसीईआरटी में है ही नहीं। जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है वो गलत है दुनिया के हिसाब से, ठीक है। ओके, अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो सही है, एनसीईआरटी में नहीं है तो वो सारे की सारी चीज़ें गलत, ठीक है, फॉलो ही नहीं करनी। तो फिर भी हम सीख लेते हैं। अगर आप आंसर चेक करना चाहो तो देखो क्या करना है, सारूस मेथड, क्योंकि ये ट्रिक टाइप का है तो आपको सोल्व करना है। यहाँ से आपके जो कॉलम 1 है 2, उसको आप कॉपी पेस्ट कर दो। तो कॉलम 1 और 2 कौन से आ रहे हैं आपके पास, ये कॉलम 1 है सर, कॉपी पेस्ट करना है, कर दिया। उसके बाद ये आएगा 2 3 8, दोनों को कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको पता है डायगोनल ये होती है, तो ऐसे डायगोनल अब आपको कितने दिख रही है, 3 दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही। तो आप यहाँ से इन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करना है,
सबको मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो। इनको मल्टीप्लाई करके क्या करना है आपको, इनमें ऐड करना है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, इधर ऐड कर दो। तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है इधर। तो 6 3 18, 18 × 1 कितना हो गया 18, ऑब्वियस सी बात है प्लस का है, ये आ गया 18। ठीक है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद ये कितना जाएगा, तो यह जाएगा 5 8 चौक 20, 20 × 8 कर लो, कितना जाएगा 160। ठीक है, ये आ गया। अब इनको आप क्या कर दो, सम कर दो, तो ये जितना भी आएगा कर देंगे। उसके बाद आपको माइनस करना है। आप किसको करना है, आपकी बात डायगोनल इधर से देखो, उल्टी वाली, नॉन डायगोनल वाली एक तरह से ना। तो यानी कि आप यहां से देखो इस चीज को, ये चीज देखो ध्यान से ना, ये वाली की ऐसे, ये वाली, फिर ऐसे ये वाली। ठीक है सर। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, और इनको मल्टीप्लाई करके भी क्या करोगे आप, इसमें ऐड करना है आपको, इन चीजों को आपको ऐड करना है इसमें, इसमें। ठीक है, तो ये कितना बनेगा बताओ, 5 से 15 × 1, ये आपका बन गया 15। उसके बाद यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से हमारा कितना बन जाएगा, ये बनेगा 8 × 0, तो ये बनेगा 0। ठीक है, उसके बाद ये कितना बनेगा, 4 दूनी 8 सिंग 48, ये हो जाएगा -48। अब आपको फाइनली क्या करना है, इन सबको भी प्लस करना है। तो उन सबको प्लस करने के बाद आपको करना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे लिखो, और यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको माइनस कर देना है इसमें से। तो यानी डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहे हैं ना, उनका सबका मल्टीप्लाई करके सम कर दो, उसमें से माइनस कर दो ये वाले डायगोनल को। आंसर आपके हाथ में, चेक करते हैं सही है क्या। देखो, तो अपना ये कितना बन रहा है 18, और ये कितना जाएगा 160 + 10 170 170। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, तो 15 - 48 कर लो, कितना हो जाएगा 48 में से 15 गया तो कितना बन गया, 8 में से 5 गया 3, 4 में से गया 3। ठीक है, बन गया। अब आप मुझे बताओ, ये माइनस माइनस है तो ये आपका ये आएगा अंदर का माइनस का। अब ये हो गया आपका 178, और ये जाएगा कितना प्लस का 33। तो अब आप उनको सम कर लो, आंसर कितना आ रहा है देखो, 8 + 3 11 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 और 3 10 और 1 11, 1, और ये बन गया 1 + 1 2। तो क्या यही आंसर आ रहा था कि बिल्कुल हमारा यही तो आंसर आ रहा है, देखो 211। तो आंसर देखो कितना टाइम लगा उसमें, मैंने समझाने में कितना टाइम लगा, इसको समझाने के बाद सोल्व करने में भी कितना कम टाइम लगा। तो आप इससे आंसर निकालकर तुरंत से चेक कर सकते हो, फटाफट से निकाल सकते हो, पर ये चीजें सिलेबस में नहीं है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे 12th क्लास के बोर्ड के अंदर। ठीक है, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा आपको मेथड। तो कॉलम को कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद डायगोनल का शो शो करके मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है, बस यही करना है। अब हमारे जिंदगी में हमको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 सीख गए हैं। अब अपने पास जो आएगा वो क्या आएगा, आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज जो है ना, देखो काफी सारी प्रॉपर्टीज जो सिलेबस से 2 3 ऐसे रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन कट गए, पर मैं समझा के चलूंगा थोड़ा थोड़ा सा ना, हर चीज को कवर करेंगे, छोटी छोटी सी चीजों को समझेंगे आज। अब लेक्चर पूरा प्रॉपर्टीज के ऊपर है आज सर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद क्या होता है कि उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे बताओ, आप ये समझो कि ये लिखा पड़ा है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स, ये इसका ट्रांसपोज लिखा पड़ा है। ठीक है, तो क्या ट्रांसपोज का मतलब वो ये कि बिल्कुल सर याद करो, हम लोगों ने ट्रांसपोज मतलब क्या समझा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स, कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसके रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यही तो चीज है कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रखा है, देखो ध्यान से। अरे इसमें तो यहाँ पर रुको 1 मिनट, ये गड़बड़ है भाई, इसमें रुक जाओ, करेक्शन करने दो। यहाँ पर से इसका ट्रांसपोज ये नहीं है, हाँ, गलती, 1 मिनट इसको ठीक करता है। अब ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज याद है आपको, रो को कॉलम बनाए थे, तो ये आएगा आपका कितना 3, है ना, और ये कितना आएगा आपके पास, ये आपका बन गया रो का कॉलम और एक रो का कॉलम, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1/4। ठीक है, 1/4। अब आप ये समझो कि याद करो ट्रांसपोज क्या था, तो यही तो लिखने सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है कि RI, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं। अब RI का मतलब था R1, उसके साथ कर दिया इंटरचेंज C1 के साथ। तो ये आपका यहाँ पर से, ये भी करेक्शन करो, ये आपके पास जो है, ये J नहीं है, अरे 1 मिनट रुको, ये इसको ठीक करते हैं, ये हमारा है I, है ना, ये मिस टाइप कर रखा है। तो RI इंटरचेंज, इस साइन का मतलब क्या है, इंटरचेंज कर रहे हैं CI के साथ, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया और क्या बना दिया, कॉलम 1। तो यही तो कर रहे हैं, देखो R1 को इंटरचेंज करा दिया, क्या बना दिया, कॉलम 1। ऐसे मैं बोलूंगा R2 को इंटरचेंज करा दूं और क्या बन जाएगा आपका
कॉलम 2, ये ऐसे बन। ठीक है, हो गया, मेरी बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं ये इसको आप क्या बोलते हो, मैथमेटिकली हम पढ़ चुके मैट्रिक्स के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि अब आप यहाँ पर से एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स बनाओगे तो उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, सेम। मैं कहूंगा नहीं, आप मेरी बात मत मानो, करके देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर से अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो आप जानते हो कितना आएगा, 4 to the 8 - 3, कितना आ गया आंसर, 5। इसका डिटरमिनेंट निकालो तो ये कितना जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो देखो भाई 4 दूनी 8 और माइनस का 3, कितना आंसर आ गया, सेम आंसर आया, सेम आंसर आ गया। यानी मेरे को समझ में आ गया आज के बाद कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर में ए ट्रांसपोज होता है। यानी कि ए और ए ट्रांसपोज बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो कब बराबर होते हैं याद है आपको, आपको याद है क्या सर, ए बराबर ए ट्रांसपोज कब होता है, जब आपके जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो आपका ए और ए ट्रांसपोज बराबर होता है, तो ये स्पेशल कंडीशन में होता है। लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का, ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 किसी का भी हो, उसका डिटरमिनेंट जो होगा ट्रांसपोज का और उसका बराबर होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का। याद रह जाएगी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी से पहले छोटू मोटू क्वेश्चन। छोटू मोटू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो छोटू मोटू क्वेश्चन है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 5 है तो आपसे कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बताओ। अब लोग क्या सोचेंगे, यार ए मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट निकाला गया है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ए मैट्रिक्स चाहिए। ना ना ना, अब आपको ए मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो डिटरमिनेंट पूछा है, डिटरमिनेंट में आपको मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी क्यों खेलेंगे, तो आप मुझे बताओ ए का डिटरमिनेंट 5 है तो ए ट्रांसपोज का कितना होगा। तो आप खुद को पता है, हमें पता है कि ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों सेम होते हैं, तो इसका मतलब दोनों का आंसर कितना आने वाला है, कितना आएगा, 5 ही आएगा। समझ में आ गई बात भाई, सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला है कि अपने पास एक बी मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ऑफ बी दे रखा है वो कितना, 0। इसका डिटरमिनेंट दे रखा है 0। और ये अपने पास कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट दे रखा है ए। अच्छा, मतलब बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये दोनों और ये दोनों सिम कुछ नहीं लग रहे रिश्तेदारी से। एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड, एल एम एन, एल एम एन, एबीसी, एबीसी, यानी कहीं ना कहीं इसका ट्रांसपोज कर कर ये बन रहा है। यानी कुल मिला के बी का ट्रांसपोज क्या लिखा पड़ा है, एक तरह से ए लिखा पड़ा है। हाँ या ना भाई, बी का ट्रांसपोज ही तो आपका ए है। यानी कि अब आप मुझे बताओ कि आपको पता चल गया कि बी का ट्रांसपोज ए है, तो आप मुझे बताओ डिटरमिनेंट अपने आप में एक ऑपरेशन जैसा ही तो, जैसे कि हम कहते नहीं है कि भाई यहाँ पर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ऐसे आप डिटरमिनेंट बोथ साइड ले सकते हो। तो डिटरमिनेंट बोथ साइड लोगे तो बी का ट्रांसपोज डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो गया है। अब आप मुझे बताओ बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, कैसे पता, क्योंकि हमें पता है ये प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई है, तो इस हिसाब से बराबर हो जाएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है सर, 0 है। इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। इस चीज को आप ओरली वैसे ही कर सकते थे, पर मैंने फिर भी लिख के बता दिया, क्योंकि लिखने वाली चीज आपको डिस्क्रिप्टिव में आती है। समझ में आ गई ना चीजें, तो डिस्क्रिप्टिव भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो एक एक प्रॉपर्टी छोटू मोटू क्वेश्चन करके चलेंगे। तो अब अगला क्या कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स याद है क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब क्या होंगे आपके शून्य। ठीक है ना, अच्छा जी ठीक है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स का वो डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आज के बाद याद रखना, आप इसको एक्सपेंड मत करना, सीधा आंसर याद रखना कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते ही आपके पास इसका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। विश्वास ना हो तो आप खुद निकाल के देख सकते हो। देखो अगर आप निकाल के भी देखोगे तो एक्सपेंड करो इसको। अब किस में करोगे, तो मैंने आपको बोला था ना कि 0 जहां पर ज्यादा है वहां पर आपको चालाकी से एक्सपेंड करना है। तो आप देख लो, हर एक रो या कॉलम में 2 0 आ रहे हैं, तो किसी भी अलोंग कर लो। तो अलोंग रो 1 अगर मैं कर दूं, रो 1 के अलोंग अगर मैं कर देता हूं, तो क्या बनेगा बताओ, तो ये 2 आएगा। और इसका कोफैक्टर तो आपको पता है प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस चलता है। उसके बाद डिटरमिनेंट आएगा आपके पास कितना, ये गया तो आपका आएगा 3004। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर -0 लगाऊं कोफैक्टर के साथ तो जो भी आएगा, है ना, फिर इधर 0 के साथ जो भी आएगा अल्टीमेटली खत्म है, तो 0 0 खत्म। तो ये बन गया आपका 2 इंटू में डिटरमिनेंट आएगा कितना, 4 × 12 -0, तो आंसर कितना आ गया, 24। ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी ये तो कह रही है कि आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करो, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2 × 3 × 4, कितना आ गया, 4 × 12 दूनी 24। तो दोनों में आंसर सेम ही तो आ रहा है, तो इतना क्यों फालतू में मैं लंबा करूं भाई, जब मेरे को पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकल जाता है, तो कर दो ना मल्टीप्लाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। चले आगे, अब अगला बात करते हैं। इससे पहले नोट देख लो, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में
स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलूँ या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बोलूँ, सबका आंसर वही निकलेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर खास बात है कि उसके एलिमेंट फिक्स होते हैं। उसके एलिमेंट आपको पता है ना कितने होते हैं, हमारे पास उसके एलिमेंट होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट 1। आप इसका डिटरमिनेंट लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, याद रखना भैया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है तो भी आपको यही करना है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर दो। क्लियर है क्या? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स याद है क्या आपको क्या होता था? अपने पास जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे या ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होते थे, याद है? यानी ये आपका नीचे वाले जीरो है, तो ये कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर में यहाँ ऊपर वाले जीरो होते। तो कुल मिला के हमारे पास इनका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा, 4 दिया 12 दूनी 24। आप निकाल के देख सकते हो, मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, देख सकते हो। इसके अलोंग एक्सपेंड कर लो, तो देखो इसके अलोंग जब आप करोगे अलोंग, अलोंग कॉलम 1 कर लो, चलो कॉलम 1 कर लेते हैं इस बार। तो कॉलम 1 के अलोंग करोगे तो आपको पता है ना यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चलता है, तो इसका मतलब 2 आएगा, बाकी इसका कोफैक्टर क्या आएगा 3 -2 0 4। उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी जीरो जीरो के साथ आने वाली है, तो खट 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 आंसर आ जाएगा कितना, 2 इंटू में कितना आएगा, 4 तिया 12 और ये जाएगा जीरो, तो जाएगा कितना आंसर 24। तो यही तो आंसर आ रहा है भाई, आ गई बात समझ में? चलो अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम आ गए हैं, तो वेलकम आपका, फोर्थ प्रॉपर्टी पे पहुंच गए यहाँ तक हम। अब क्या कर रहा है, अगर मैं दो रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब कि अब की बार रो और कॉलम को नहीं कर रहा हूँ, रो को रो के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखो क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि डिटरमिनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। यानी कि डिटरमिनेंट का आंसर मान लो 10 आया और मैंने कोई दो को इंटरचेंज कर दिया रो को, यानी कि जो पहली थी उसको सेकंड बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, पर उसका आंसर जो भी आएगा ना, जो पहले +10 आ रहा था वो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। मतलब साइन में चेंज हो जाएगा, वही लिखा पड़ा है ना कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। तो इसको कैसे लिखेंगे, वही R1 को R2 बना दिया, C1 को C2 बना दिया, यानी कुल मिला के मैं रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ उसकी पोजिशन को, तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये आपके पास है 1 2 1 -1 0 1 3 4 5। तो इसके अंदर दिख रहा है आपको कुछ ना कुछ। देखो इन दोनों को इंटरचेंज करा गया है, देखा, ये है ना, समझ गए ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो यानी कि मैं यहाँ पर से बोल रहा हूँ कि इसके अंदर हमने R1 को इंटरचेंज करा दिया किसके साथ, R3 से। तो कुल मिला के जो भी आंसर आएगा ना इनका और इनका, उसमें फर्क इतना आएगा कि मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस साइन अलग आने हो। तो अब आप यहाँ से इसको एक्सपेंड भी कर लो भाई, जल्दी से बताओ एक्सपेंड क्या होगा। तो एक्सपेंड करेंगे तो किसके अलोंग करूंगा, या तो मैं रो 2 कर दूं या कॉलम 2 कर सकते हैं। तो अलोंग रो 2 करते हैं। तो रो 2 के अलोंग जब मैं कर रहा हूँ तो अपना आंसर देखो कितना आएगा। तो रो 2 के हिसाब से ये आपका माइनस में आएगा कोफैक्टर, तो माइनस के साथ एक और माइनस ठोकना है। उसके बाद आ जाओ डिटरमिनेंट, माइनर मतलब, तो ये कितना आएगा, ये गया यानी कि 2 1 4 5। ठीक है, उसके बाद इस जगह पर प्लस होता है, तो जीरो के साथ तो कुछ ही मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका माइनर, जो कोफैक्टर का साइन है वो माइनस में आता है ना, कोफैक्टर का साइन। उसके बाद आपका जो माइनर का डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये गया, तो अपने आएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलो उसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो ना, तो यहाँ से 5 दूनी 10 -4, ये कितना जाएगा 10 -4, 5 दूनी 10 -4 कितना होता है, 10 -4 6 होता है। खत्म है जीरो, इसको तो हटाओ, जीरो है तो। उसके बाद ये कितना बन जाएगा, माइनस के साथ अंदर क्या बनेगा, ये 1 को तो फुल जाओ, 4 एकम 4 माइनस में 6, 4 -6। तो आपको दिख रहा है क्या कुछ, दिखा नहीं दिखा, बिल्कुल दिख गया होगा आपको। तो ये जाएगा कितना, -2 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा 8। कितना आंसर आ गया इसका, 8 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इधर अगर मैं निकालूंगा तो इधर क्या बनेगा, देखो इसके अलोंग करते हैं वापस से। इस बार मैं कौन सा लूँ, वही अलोंग रो 2 कर दूँ, वही कर देते हैं सेम ही, है ना, अलोंग रो 2 कर देते हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देखो, रो 2। तो चलो भाई करो। तो वापस से वही, ये तो आपका -1 आएगा, है ना, यहाँ पर से आपका क्या आएगा, -1, एक और -1 आएगा कोफैक्टर का। उसके बाद इसके एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर आएंगे 4 5 2 1, 4 5 2 1। उसके बाद जीरो को तो क्या ही करना है, छोड़ो। उसके बाद लास्ट आएगा माइनस के साथ 1, ये वाला आपका एलिमेंट है, और इसका अब माइनर ले लो। तो 1 के माइनर क्या आएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो देखिए आंसर में क्या फर्क आ रहा है। तो ये तो वही माइनस में खत्म हो जाएगा, ये बनेगा आपका 4 माइनस का 10। ठीक है, उसके बाद ये खत्म है, जीरो हटाओ इसको तो।
उसके बाद माइनस और अंदर क्या बनेगा आपका 6 - 4। ठीक है, ये कितना बन गया देखो, ये बन गया आपका माइनस का 6 और अंदर बनेगा 6 - 4 कितना हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा 2, तो माइनस का 2, आंसर कितना है -8। तो देखो आप खुद ही देख लो, इधर -8 और इधर 8, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर से कोई भी एक रो या कॉलम के पेयर को इंटरचेंज कर दिया तो आपका जो आंसर आएगा उसमें मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बाकी साइन अलग आने वाला है। क्लियर है भाई बात ये, आगे बात समझ में। तो यानी अगर मैं बोलूँ कि रो में कि मैं कॉलम को करूँ, से मान लो इन दोनों कॉलम को कर देता तो भी आंसर में आएगा। लेकिन अब आप सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर से एक बार चेंज करा है, क्या करा है मैंने, एक बार चेंज करा है, तो आप ये सोचो कि जब मैंने एक बार चेंज करा है और मैं 2 बार चेंज कर देता, दोबारा अगर मैं मान लो कि इसके अंदर से दोबारा कोई एक रो या कॉलम के पेयर को इंटरचेंज करूंगा तो वापस से आंसर आपका -8 से क्या हो जाएगा 8। यानी कि आप जब ओड टाइम्स इंटरचेंज कर रहे हो ना पेयर को, तो उस वक्त आपका आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन इवन टाइम्स अगर मेंटेन करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वापस से माइनस माइनस होकर क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, तो अब देखते हैं छोटू मोटू क्वेश्चन हमारा इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है आपके पास ये, और इसके सिंप्लीफाई करके वैल्यू दे रखी है कितनी, अल्फा। ठीक है, बी अब की बार एक मैट्रिक्स है ना, और इस प्रकार से डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर बराबर 50 दे रखा है, और अल्फा आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ओके, तो चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ना वो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो कहाँ का क्वेश्चन कहाँ ले गया ना। ठीक है, चलो जो अपन को पता है अभी जो पढ़ा है हमने उसके हिसाब से बात करें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी ये है वो अल्फा है। अब आप ये देख लो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का रिश्ता ये बी मैट्रिक्स से कुछ है क्या, देखो तो मैं को देखा देखा सा लग रहा है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। ओके, यहाँ से ओके ये देखो, इसको मतलब इस चीज को मैं यहाँ ले गया हूँ और इस चीज को मैं यहाँ ले गया हूँ, तो अपने पास ये जेड एन सी इधर आ गया और एक्स एल ए यहाँ पे आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। यानी कहीं ना कहीं मैंने इसके अंदर जो है ना, इसमें और इसमें क्या करा है मैंने, कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करा दिया, तो आपके पास ये बन गया आपका ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स बनाए है ना, मुझे पता है कि प्रॉपर्टी में डिटरमिनेंट की बात करिए, डिटरमिनेंट जो होता है ना, अगर मैं दो कॉलम दो ऑर्डर को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू उसमें बस माइनस का चेंज आता है। तो अगर मैं बताऊं कि ये अल्फा है, तो सर मुझे बताओ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर अल्फा आ रहा है तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी जो आएगा क्या होगा, -अल्फा। हाँ या ना, बताओ सही है क्या, यही होगा कि नहीं होगा। तो यानी ये चीज तो मेरे को पहली चीज समझ में आ गई कि डिटरमिनेंट ऑफ बी मेरे को आ गया निकाल के इससे। ओके, अब इनके बीच में रिश्ता दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर 50 दे रखा है। तो मुझे बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर दे रखा है आपको 50। ठीक है, अब इसमें रख देता हूँ वैल्यूज, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी अल्फा का स्क्वायर है और यहाँ पर -अल्फा का स्क्वायर बनेगा बराबर में 50। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर बराबर में 50, काटो तो अल्फा स्क्वायर कितना जाएगा 25। अब अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस आती, लेकिन अल्फा आपका कैसा दे रखा है, उसने दे रखा है पॉजिटिव, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 5। तो अल्फा की वैल्यू तक तो पहुंच गए। अब अगली चीज वो आपसे कह रहा है कि ये दोनों लाइंस, अब ये दो लाइंस याद कर लो, कौन सी क्लास की याद आ रही है, सर मेरे को याद आ गई है, कौन सी क्लास की, 10th क्लास की। आ गई क्या याद है, आ गई याद, आ गई याद, आ गई। चलो तो मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू रख दो इसके अंदर, कितना बनेगा, 5 2 जा 10x -3y + 7 बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या है, दूसरी अपने पास है ये रही 5x - 3/2y और प्लस में माइनस में क्या आ रहा है 7। तो आपको चेक करना है कि दो लाइन कट करेंगे नहीं करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों का जो ग्राफ होगा, वो याद है आपको कितने केस होते थे, इंटरसेक्ट करती है या फिर पैरेलल बनेंगी या फिर क्या होंगी कोइंसिडेंट, ये 3 केस होते थे 10वीं क्लास के अंदर। तो उनका जो कोफिशिएंट का रेशियो आपको बताएगा। तो अगर आपको याद होगा तो इसका रेशियो निकालते पहले, तो आप मुझे बताओ A1/A2 निकालो, A1/A2 कितना आएगा, वो आएगा अपने पास 10/5 यानी कितना आ गया 2। ओके, उसके बाद B1/B2 निकालो तो कितना आएगा, ये आएगा -3/2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये अपना 3 में उल्टा हो जाएगा 2/3। तो सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद अगर आप C1/C2 निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका 7/-7 यानी कि आ गया माइनस। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ से A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया है, हो गया। तो मुझे बताओ ये रेशियो याद करो किसका था, जब दोनों लाइंस क्या होती हैं, पेयर ऑफ लाइंस आती हैं पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस होती हैं तो आप मुझे बताओ कभी दो लाइंस पैरेलल लाइंस कभी कट करेंगी, और जब कट ही नहीं करेंगी तो इंटरसेक्ट पूछ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर से
ये लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, ये कट नहीं करेंगी। आ गई मेरी बात समझ में? तो कुल मिला के एप्लीकेशन कहीं भी यूज करा जा सकता है, तो ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आराम से प्रॉपर्टीज को ध्यान से यूज करना, अदरवाइज ये नहीं होता। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? तो ये मस्त है, ये एनसीईआरटी में बहुत खास खास कॉमन है, स्टार मारो उसमें, शक्तिमान के 2 स्टार। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है डिटरमिनेंट का, तो आप डिटरमिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी होल में, तो आप डिटरमिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इवन ये प्रॉपर्टी को आप एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे सर? भाई मान ले 3 हो जाते तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी कर सकते हो। 4 हो गए तो सर, 4 हो गए तो 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझे? ये देखो इस तरह का, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। अच्छा सर, ऐसे इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 आ रहा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये फाइनली कितना बन गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए कितनी बार आ रहा है? इधर बताओ, ये ए की पावर कितने लिखी पड़ी है? 4। और यहाँ पर डिटरमिनेंट कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो क्या समझे? यानी कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज के बाद पावर लिख रही है मैट्रिक्स के ऊपर एन, उसका डिटरमिनेंट आप ले रहे हो, तो भैया आप डिटरमिनेंट ए निकाल कर बाद में उसकी पावर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, इसका असली रूप ये याद रखना है आपको। आ जाए छोटू मोटू पे, तो बिल्कुल छोटू मोटू आप देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है, तो आपसे ये पूछ रहा है, अब अगला फंस जाएगा यार, ए क्यूब निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा, हमको पता है कि ये ए क्यूब जो है, इस पावर को आप बाहर ऊपर भेज दो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 5 की पावर 3, आप जानते हो कितना होता है? 125। इतना छोटू सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का एमसीक्यू बनेगा तो बनेगा, नहीं तो उसको भी पता नहीं बने नहीं बने। ठीक है, चलो आगे एक और क्वेश्चन है, छोटू मोटू एक और क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि अपने पास एक मैट्रिक्स है ये ए, तो आपसे बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5 निकालो। कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिला के आप मुझे बताओ, इस चीज को तो सिंप्लीफाई करना आता है आपको ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स ये रहा आपके सामने, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने में आपको शर्म थोड़ी आएगी। तो भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? शो शो, तो शू टू शू साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस, फिर कितना जाएगा? कॉस इंटू कॉस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो भैया 10वीं क्लास की फिर याद आ गई मेरे को, माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। अरे वाह, कितना बढ़िया बन गया। बन गया नहीं बन गया? तो ये आपका आ गया 1। इसका मतलब आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 की पावर 5, मतलब 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे कुछ भी बन सकते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके। आगे बात करते हैं। अगला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब जैसे कि आपको याद होगा, मैट्रिक्स के अंदर भी हमने स्केलर को मल्टीप्लाई कराया। मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं। डिटरमिनेंट क्या कहता है? मेरे को किसी रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कराओ स्केलर को, या तो किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में जाएगा, किसी एक में, या आपकी मर्जी, आप कहीं में करा सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए मैंने एक डिटरमिनेंट ले रखा है, डेल्टा एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है के से, डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करा के से, तो के, लेकिन इसके अंदर जाके पूछेगा ना कहाँ जाऊं, तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मान लो इसमें मैंने मल्टीप्लाई करा रो 1 में, और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करा है कॉलम 2 में, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आपका स्केलर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो भाई 3 के लेने पड़ेंगे, यानी एक के अलावा 2 के और लेंगे, जब जाके दोनों बचे हुए रो के अंदर आ जाएंगे। बाकी आप इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कहीं पर भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इतना सा सिंपल सा चीज। इसका जो रिवर्स प्रॉपर्टी है ना, रिवर्स, वो काम आएगा। देखो क्या है रिवर्स प्रॉपर्टी, ये वाली, कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए का होल डिटरमिनेंट है ना, के ए का होल डिटरमिनेंट है, वो आ जाता है। तो के जैसी बाहर लेते हो ना, तो के क्या लेके आता है? के अपने ऊपर पावर लेके आएगा, जितना भी आपका जो ऑर्डर है ए का, उसका ऑर्डर आपने आप में सर पे लेके आएगा बोझा बन के। तो के जब बाहर आएगा तो उसमें के ऊपर पावर आएगी ऑर्डर, तो ऑर्डर आपके पास ये लिखा पड़ा एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी इसको समझते हैं, यहां पर देखो, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो ही एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी चल रहा है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा किससे? के से करा दिया। किससे मल्टीप्लाई करा? के से। तो अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है भाई, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, तो सारे को मैंने करा दिया। अब मैंने इसका क्या लिया? होल पे डिटरमिनेंट ले लिया, मतलब मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया। तो डिटरमिनेंट लिया तो ये के का डिटरमिनेंट बन गया एलएचएस जैसा। अब इस एलएचएस को बराबर करना इस जैसा, तो कैसे बनेगा देखो। अब आप मुझे बताओ कि इसका डिटरमिनेंट लोगे आप, तो डिटरमिनेंट के अंदर अब आप सोचो उल्टा,
डिटरमिनेंट क्या कह रहा था कि आप है ना किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करो। तो अब आपसे मैं पूछूं कि भाई मुझे वापस से कॉमन लेना है बाहर, है ना। कॉमन आप जब लोगे तो क्या आएगा, कॉमन भी किसी एक रो या किसी कॉलम से आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो सेम वही चीज है कि अपने पास अगर इसका डिटरमिनेंट मैं लेऊंगा तो आप मुझे बताओ कि इसका एक रो से एक के कॉमन है, दूसरी रो से एक कॉमन है और तीसरी रो से एक कॉमन है, इवन आप कॉलम से भी ले सकते हो। तो आप यहां से एक रो से एक कॉमन लाए तो एक के आ गया, फिर दूसरे से लिया तो एक और के आ गया, तीसरे से लिया तो एक और के आ गया। तो अल्टीमेटली ये आपका क्या बन गया, के की पावर में 3, और अंदर बन गया आपका एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी। अब आप मुझे बताओ ये जो चीज है ये क्या लिखा पड़ा है, ये तो आपका ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट लिखा पड़ा है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि यार मैंने के ए जो था उसका डिटरमिनेंट होल बराबर होगा के की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। हो गया नहीं हो गया। तो ये जो चीज है यही कह रही है कि ऑर्डर जो था इसका 3 था, ऑर्डर 4 होगा तो 4 आ जाएगा। तो जितना भी आपके पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही उसके पावर पे लग जाएगा के ऊपर। क्लियर है क्या बात। चलो आ जाओ इसके ऊपर कुछ छोटू मोटू क्वेश्चन करते हैं। तो छोटू मोटू क्वेश्चन ये है। अब छोटू मोटू क्वेश्चन जो है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 दे रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी 2 दे रखा है, तो वो आपसे इसके लिए पूछ रहा है। ठीक है, अब पुरानी प्रॉपर्टी मिक्स होके भी आएगी ना ध्यान से। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 बी ए की पावर 3। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर से ये 3 स्केलर है ना, अब 3 है, अब इसमें ऑर्डर नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ ना। यहाँ पर से मान लो कि ऑर्डर जो है ए एंड बी का आप ऑर्डर ले लो इस 3, है ना, मतलब 3 क्रॉस 3। तो खुद सोचो कि इनका प्रोडक्ट जो भी आएगा वो 3 क्रॉस 3 आएगा। तो इसका मतलब ये जो 3 स्केलर है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से। ठीक है। तो जब आप इसको बाहर लेके आओगे तो इसका ऊपर पर जो लगेंगे, इसके ऊपर जो ऑर्डर लगेगा वो कितना लगेगा, 3 की पावर 3। कितना लगेगा, 3 की पावर 3। ओके। अंदर बच गया आपका बी ए की पावर 3। क्या ये चीज समझ में आ गया सर हमको कि जो स्केलर बाहर लेके आया हूं तो वो पावर लेके आएगा कितना, जितना उसका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर कितना है इसके अंदर मैट्रिक्स का, 3 है। ओके। उसके बाद ये तो हो गया आपका 27। अब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो याद करो अपनी प्रॉपर्टी क्या है कि ये दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। भाई ए क्यूब अपने आप में डिटरमिनेंट होगा। तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी याद है आपको, यहाँ पर तो मैंने लगाई है ये वाली, लिख देता है कि ए के ऊपर के की पावर एन डिटरमिनेंट। ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन सी लगेगी। तो यहाँ पर आप डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। यहां से 27 इंटू में बी की वैल्यू कितनी डिटरमिनेंट की, 2। अब आप मुझे बताओ ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ए का क्यूब नहीं निकालूंगा मैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में होल बाहर फेंक दूंगा 3, क्योंकि हमारे को पता है ए की पावर एन का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन हो जाता है। ठीक है। ये कितना बन गया, 27 इंटू 2 इंटू में ये कितना है भैया, ये है 3 की पावर 3। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, 27 गुणा 2, 3 का क्यूब 27। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, कितना जाएगा भाई, ये 27 गुणा 2 54 इंटू में 27। इसको अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा। चलो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 8 2 4 दूनी 8, 7 पंजे 35, 35 और 5 40, 3 43, 43 और 2 45 का 5 4 5 2 4 14, 1458 इसका आंसर है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 7 4 28 हो गया, 2 कैरी आ गया, 2 कैरी 4 दूनी 8 और 7 पंजे 35, 35 5 40 3 43 2 45 का 5 4 कैरी 5 2 10 4 14। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रॉपर्टीज के ही ज्यादा बनते हैं आज के टाइम में क्वेश्चन, मैथ वाले कम है, ट्रिकी वाले ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम डिटरमिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू इज 0। यानी कि कोई भी डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट सारे 0 हो गए तो 100% क्या होगा आपका, क्या बनेगा, उसकी 0 बनेगी। ऑब्वियस बात, आप एक्सपेंड करोगे ना, देखो जैसे आप इसको एक्सपेंड करोगे अलोंग रो 1 तो आपको पता ही है यहाँ पे 0 इंटू माइनर को फैक्टर जो भी आता है ना, 0 इंटू जो भी आएगा माइनर को फैक्टर, माइनर को फैक्टर के हम को फैक्टर ही आएगा, सब कुछ 0 0 0 बनेगा। तो आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर है बात। अच्छा इससे 0 से याद आया कि डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स वो भी कितना होगा, 0, क्योंकि सारे एलिमेंट जब 0 हो गए तो वो डिटरमिनेंट भी क्या बनेगा, उसका 0 बनेगा। सिंपल चीज है, आगे बात करते हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू 0। यानी कि हमारे पास कभी भी एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाती है तो उसका आंसर कितना, डिटरमिनेंट का 0। तो इसके अंदर 2 रो आइडेंटिकल है तो इसका आंसर 100% कितना आएगा, 0। विश्वास नहीं होता तो चेक कर लेते हैं, आ जाओ करते हैं टेस्टिंग। तो आप यहाँ पर से एक्सपेंड करो इसको अलोंग कौन सा, जहां पर 0 ज्यादा आ रही है, तो 0 ज्यादा आ रही है रो 3 के अंदर।
तो आप बताओ यहाँ पर से क्या होगा। तो आप याद है आपको कोफैक्टर का साइन, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस बनेगा ना, प्लस माइनस प्लस। तो यानी कि इसका आंसर जो आएगा पहले 5 आएगा, उसके बाद इसका माइनर निकाल दो कोफैक्टर, तो पॉजिटिव हो गया। तो ये गया कितना आएगा 2 3 2 3। उसके बाद अगला आएगा आपके पास जीरो, जीरो के साथ तो कुछ ही मल्टीप्लाई करो, कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद इधर आएगा आपका प्लस, तो माइनस का 4, और इसमें माइनर क्या आएगा देखो, ये गया तो बनेगा 1 2 1 2, 1 2 1 2। तो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो दिख गया होगा अब तक तो, 3 दूनी 6 -6, ये तो खत्म, हटाओ। इधर से क्या बनेगा माइनस का 4, इधर क्या बनेगा 2 - 2, तो देखो सारा क्या बन गया 0 0 0, अल्टीमेटली कितना आंसर आएगा 0। तो इसलिए सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए प्रॉपर्टी याद रखना कि हमारे पास जब भी कोई 2 रो या 2 कॉलम आपके आइडेंटिकल हो, उसका मतलब उसका आंसर कितना आएगा 0। अब इसी से जुड़ते बिड़ते थोड़ी सी और है, इफ एनी टू रो और कॉलम डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू 0। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गया, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से ए प्रोपोर्शनल है बी के, है ना, सी प्रोपोर्शनल है डी के, है ना, ई प्रोपोर्शनल है एफ के, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ए के बी, है ना, सी के डी, और इधर ई के एफ। तो प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इनके रेशियो देखो, ए अपॉन बी बराबर के आ रहा है, इधर से सी अपॉन डी भी के बराबर आ रहा है, और ई अपॉन एफ भी किसके बराबर है के। तो सारे के सारे कहीं ना कहीं ये तीनों वैल्यूज जो है के बराबर, तो इनका रेशियो देख रहे हो ना आप, सेम हो रहा है। तो उस दौरान हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर भी वही चीज देखो, आप यहाँ से देखो ध्यान से, इन दोनों कॉलम्स को देखो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनके कॉलम्स का रेशियो देखो, जैसे कि यहाँ पर से पी अपॉन में के पी, है ना, इधर से आप देखो एल अपॉन में के एल, इधर से आप देखो ए अपॉन में के, तो इनका कहीं ना कहीं रेशियो देख रहे हो आप, सारा रेशियो क्या आ रहा है 1 अपॉन के बराबर। तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल। तो जब भी आपको दिखे कि प्रोपोर्शनल है ना, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, तो भी इसका आंसर क्या आने वाला है 0। सिंपल है। प्रोपोर्शनल का मतलब वही चीज है भाई, ये आप ऐसा मान लो कि पिछले के अंदर जो आइडेंटिकल है, उसके अंदर आप सोचो के की वैल्यू 1 डालोगे तो आपके पास आइडेंटिकल बन जाएंगे। अब वो के की वैल्यू 1 के साथ आइडेंटिकल है, अब कुछ और डालूंगा 2 3 4, तो वो आपका प्रोपोर्शनल बन जाएगा, रेशियो बराबर होता है। वहां पर रेशियो 1:1 में चलेगा, जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो रेशियो 1/1/1, तो सारी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो आइडेंटिकल में रेशियो 1 चलता है, प्रोपोर्शनल में रेशियो कुछ भी होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं रेशियो बराबर होने वाले हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। तो उस दौरान भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी 0। क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो कितना खतरनाक सी वैल्यू है ना इसके अंदर, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा ये तो अरे छोटू मोटू क्वेश्चन ये वास्तव में। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो ऊपर से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, अगर आपको दिखेगा तो आप याद करो अपने पास, आप किसी भी कॉलम में किसी रो से कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से 17 कॉमन आया, आ रहा है, ओके। तो 17 कॉमन आया तो अंदर क्या बनेगा, 17 से कॉमन, 17 × 6, 17 दूनी 14, 17 × 5 = 50। उसके बाद इसको तो आप ऐसे रख लो। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी कॉमन आ रहा है, तो नीचे जो आपका कॉलम रो 3 है उसमें से कॉमन आ रहा है 30, तो 13 बाहर निकाल लो तो कितना होगा 13 × 6, 13 दूनी 26, 13 पंजे 50। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों के दोनों यहाँ पर से ये जो रोज है पहली और तीसरी ये आइडेंटिकल हो चुकी है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0। और 0 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई करो आप, वो कितना आने वाला है, अल्टीमेटली आएगा 0। तो इतना आसान बन गया प्रॉपर्टी से, लेकिन अभी आसान लग रहा है आपको, लेकिन जब मिक्स हो गया था तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। इसलिए अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको, खुली आंखों से देखना है। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो होता है हमारे पास ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ये मैंने उसको आपको प्रॉपर्टी उसमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में बताया था मैट्रिक्स के अंदर। तो अभी आप याद रखना फिर से कि अगर मेरे पास डिटरमिनेंट आ रहा है एक ओड ऑर्डर, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका हमेशा आंसर कितना आने वाला है 0। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। अब आपको याद होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो क्या था। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, हाँ बिल्कुल भाई सुना ही है तुम। स्क्यू सिमेट्रिक था कि ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, माइनस है ना, उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। यानी कुछ ऐसा होगा आपके पास, है ना, 0 0 0, जैसे x -x, y -y, z -z, इस तरह का। ये जो आपका एक तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एडिटिव इनवर्स होते हैं और डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो इसका जब बेटरमेंट लोगे तो 100% कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। और अगर अपने पास इवन डिग्री का, इवन डिग्री का मतलब है कि जैसे कि एक मैट्रिक्स है 2 का, है ना, 4 का, 6 का, उस वो हमेशा नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं ना, किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो इसका भी एक राइट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल मैंने लिया उठा के, मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, सेकंड ऑर्डर का लूंगा इवन डिग्री के लिए, 4 तो अपने आता ही है। उसके बाद वो कह रहा है कि अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होते हैं, ठीक है, बाकी ये एलिमेंट जो होगा उसका कॉन्जुगेट होता है, पता है ना आपको, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है
ये आपका A12 तो A21 कॉन्जुगेट एलिमेंट बनेगा, तो जो भी है उसका माइनस लगा दो। आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, कितना आएगा 0, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 16। तो ये आपको पता है ना परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये चीज कह रही है कि अगर मेरे पास स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इवन डिग्री का है तो उसका आंसर कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा, पर जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर है। चलो आगे बात करें। अब डिटरमिनेंट्स को एडिशन करना है आपको ना, एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे होगा, तो ये थोड़ा सा बस आप देख लो यहाँ से। तो देखो भाई इन दोनों में खास बात देखो, बाद में बात करूंगा उसको। तो आप यहाँ पर से देखो कि यहाँ पर से डिटरमिनेंट्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों के अंदर क्या चीज सेम दिख रही है आपको, दिख रहा है ये दोनों कॉलम्स है, ये आपके जो कॉलम्स है ये आपके सेम है। तो पहली चीज तो कोई भी दो रो या दो कॉलम आपके सेम होने चाहिए। उस वक्त जो बाकी बचे हुए हैं ना रो और कॉलम, उन दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। मतलब यहाँ से जो आपका डिटरमिनेंट आएगा उसके अंदर हमारे दो कॉलम और रो तो एकदम आइडेंटिकल है, तो उनको तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो, BQ, ये V, यहाँ से CRW। उसके बाद जो बचा है ना अपने पास, उनको आप क्या करोगे कि भाई कोल रो पहले वाले को पहले में करो, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, तो ये बन जाएगा आपका A1 प्लस में A2। उसके बाद ये बन जाएगा P1 प्लस में P2, फिर ये बन जाएगा आपका U1 प्लस में U2। तो इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हो, स्प्लिट भी हो जाएंगे आगे जाके ना, प्रॉपर्टी देखेंगे अगली। तो कुल मिला के रो या कॉलम जब भी दो सेम होंगे ना, यहाँ पर से दो रो या दो कॉलम आपके जब भी आइडेंटिकल होते हैं ना, तो बाकी बचे हुए जो होंगे ना उनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हो। ओके, क्लियर है क्या बात। तो ये लिखा पड़ा है देखो, डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो वापस, मतलब इस चीज को आप वापस से ऐसे भी लिख सकते हो। तो वो चीज भी देखते हैं अगले में। देखो स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट की बात करो, तो मान लो यही चीज है, वापस से मैंने ये ले लिया उल्टा, तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में। ठीक है, वही देखो यहाँ पर से क्या लिखा पड़ा है, आप क्या करोगे, देखो दो तो कॉपी पेस्ट आएंगे, वही दो तो अपनी कॉपी पेस्ट आएंगे कि BCQRVW, और यहाँ पर भी BCQRVW, ये तो कॉपी पेस्ट करनी है आपको। अब जो अलग है ना, तो मतलब आप सोचो कि कहीं ना कहीं ये डिटरमिनेंट बनेगा एक तो, और एक ये बनेगा, तो इसमें A1 P1 और U1, इधर से आप ले लो A2 P2 U2। तो एक तरह से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। इवन इसके अंदर अगर मैं एक और टर्म ले सकता, देखो मान लो इसके अंदर प्लस होके एक टर्म और आती, तो आप ऐसे तीन डिटरमिनेंट बना सकते थे एक्सपेंड करके, और उनको वापस से ऐड भी कर सकते हो। तो कुल मिला के दो रो या दो कॉलम आपके आइडेंटिकल होते हैं, तो आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, स्प्लिट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, चलो करें। अब लो भाई क्वेश्चन आ गया, छोटू मोटू क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को प्रूव करना है आपको कि ये जीरो, तो आप खुद देखो यहाँ पर से बाकी तो दोनों सेम ही आएंगी। इस चीज को आप क्या एक्सपेंड कर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो पहली जो ये ABC, बाकी ABC और ये XY, ठीक है। उसके बाद बचा अपने पास ये चीज, इसको आप लिख दो 2x 2y 2z, फिर ABC, फिर XYZ। अब आपको कुछ दिखा है यहाँ पर से, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिखा दिखा, कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो गए। ये दोनों चीजें आपकी आइडेंटिकल हैं, और आइडेंटिकल हैं तो आंसर कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, जीरो। तो अल्टीमेटली ये तो जीरो बन गया। चलो भाई एक तो निपटा, अब इसको निपटाएंगे। तो आप ध्यान से देखो कि ये दोनों कॉलम्स हैं, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, या फिर आप इसमें से टू कॉमन लोगे तो आइडेंटिकल बन जाएंगे, तो दोनों का मतलब एक ही, अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, जीरो। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो। तो बिना इवोल्यूशन के कर दिया प्रॉपर्टी से। ठीक है, ओके सर। प्रॉपर्टी वैसे सारी आ नहीं रही है, पर आपको सीखना जरूरी है, बहुत हेल्प करता है। अब लास्ट इसके अंदर है एलिमेंट्री ऑप्शन, ये अपने कट चुके हैं, ये नहीं है एकदम प्योर, ये नहीं है, ये कट चुका है अपने पर, है ना। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है अपने पास, उसमें दो प्रकार के ऑपरेशन आते हैं। मतलब कि अब आप क्या है, देखो डिटरमिनेंट बड़ा सा आता है, गंदा सा डिटरमिनेंट, बड़ा सा गंदा सा आता है, तो उसको आप क्या करते हो कि या तो आप जीरो के अबाउट करते हो, भाई ज्यादा जीरो दिख रहा है, लेकिन आपको क्या है कि हमेशा, जैसे इसमें जीरो दिख नहीं रहा, तो आप जीरो खुद से बना सकते हो ये ऑपरेशन लगा के, उसके बाद एक्सपेंड करो। ठीक है, कचरे को एक्सपेंड करोगे तो बहुत बड़ा कचरा बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन। तो अब आप यहाँ पर से देखो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अपने दो होते हैं, है ना। ये अबाउट रोज होते हैं, और ये अबाउट क्या होते हैं, कॉलम्स। ये इवन मैट्रिक्स में था पर कट गया सिलेबस से। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, देखो पहला है ना, जैसे दो होते हैं, आर आई का मतलब है कि आर आई में आप लगा रहे हो, किसी रो में लगा रहे हो, तो इसका जो कोफिशिएंट है ना, वो आपका ध्यान रखना, यहाँ पर कोफिशिएंट हमारा 1 होता है, नहीं तो आपका जो डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। आप जो भी छिड़कानी करो उसके अंदर कोफिशिएंट पहला वाला देखो ये सेम आता है,
यहाँ पर ये चीज सेम रहती है। अगर मैं बोल रहा हूँ R1 में लगा रहा हूँ ऑपरेशन, तो R1 का कोफिशिएंट 1 होगा और R1 ही आएगा। बाकी इधर आपकी कोई दूसरी रो आती है, उसके आगे आप के और एम कोई ना कोई क्या है, स्केलर्स है। कोई भी स्केलर है, के एम बिलोंग्स टू आर। तो यानी इनमें आप कुछ भी छिड़का नहीं करके अपने रो वन को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जिससे कि आपका जो है ना डिटरमिनेंट में वैल्यू जीरो ज्यादा ज्यादा बनेगा ना। अपना काम एक ही रहेगा कि इसमें जीरो बनाओ ज्यादा ज्यादा, ताकि एक्सपेंड करते वक्त फटाफट से खट से सोल्व हो जाए। ठीक है, ये हो जाता था पर अब सिलेबस में आई नहीं, तो अब नहीं करना पड़ेगा आपको। इवन आप कॉलम में भी लगा सकते हो इस चीज को ना, कि वही CI में लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद पहला कोफिशिएंट आपको सेम रखना है, वही कॉलम आएगी, बाकी उसमें दूसरे कॉलम्स के कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। तो मैं लगा के बताता हूँ, चिंता मत करो। जैसे मान लो कि आपके पास डेल्टा को डिटरमिनेंट है, इसमें आप लगाओ। तो अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो मान लो कि मैंने लगाया, भाई किस में लगाऊं, किसी में भी लगा सकते हो आप ना, किस में भी लगा सकते हो लगाने के लिए। तो ओके, क्या मैं किस में लगाऊं, एक काम करते हैं R1 में लगाते हैं। तो R1 में लगा रहा हूँ ना, R1 में लगाऊं तो पहला R1 तो सेम आएगा। अब R1 में मैं क्या लगा रहा हूँ कि R1 में मैंने क्या करा कि मैं इसको इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी लगा रहा हूँ अभी तो मैं ना, यहाँ पर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 2 इंटू में R2। इवन आप क्या कर सकते हो भाई, ठीक है ये लगा दिया मैंने इसमें से, तो ये हो गया 5 × 2 10, है ना। और उसके बाद मैं कर रहा हूँ माइनस का R3 ऐसे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तीसरा तीनों लेना जरूरी है, आप इतना भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यही था। तो R1 में जब अप्लाई करोगे तो सोचो अब आपका डेल्टा क्या बनेगा, डेल्टा। अब आप सोचो क्या बनेगा। तो R1 का मतलब ऐसे ये एलिमेंट आपका पहला है, तो इसके अंदर 3 है ना, यहाँ पे लिख के बताओ, देखो 3 प्लस में 2 इंटू में R2 मतलब कि इसका एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग, तो 2 × 7। उसके बाद माइनस R3 कितना है, 5 है। तो अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 प्लस में ये हो जाएगा कितना, 14 माइनस का 5। तो ये अल्टीमेटली कितना है, 14 और 3 17 माइनस 5 कर लो, तो जाएगा कितना, 14 में से 2 गया तो कितना बनेगा, प्लस का 12। तो मैंने तो कुछ भी लगा दिया, लेकिन हमारा फोकस क्या रहता है, जीरो बनाने में। यानी कम से या तो देखो दो फोकस होते हैं, या तो आप बनाओ जीरो, बन जाए तो बढ़िया, नहीं तो आप बनाते हो 1। क्योंकि अगर 1 बन गया तो 1 के बाद जीरो बन जाता है अपने आप। अब ये चीजें JEE वगैरह में आती है, फिलहाल ये लेक्चर क्लास 12 के ऊपर है, ठीक है। तो इस चीज को आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई फिर भी बता देता हूँ, ये पूरा करके तो ये आपका रो 1 है ना, वो कंटिन्यू होगा, इसमें 12 आ गया। उसके बाद अपने अगले अगले एलिमेंट के लगाओ, तो 4 प्लस में हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और माइनस में 5। तो 4 4 माइनस, एक मिनट रुको, 4 में ऐड करना है, 2 दूनी 4 में 4, तो कट पिट के वही जीरो आएगा, तो 4 ही बनेगा। उसके बाद इसमें करेंगे तो 5, फिर 2 1 जा 2, 5 और 2 7 माइनस 3, है ना, ये वाला 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4। तो अल्टीमेटली बाकी और सब चीजें सेम रहेंगे ना, क्योंकि आपने R1 में लगाया, तो R1 आपकी चेंज होगी, बाकी सब कुछ चेंज नहीं होता, सेम रहता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रो में लगाया मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, चलो एक और होता है यहाँ पर से, ये होता है कि जब आप देखो, अब आप याद करो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो भी हम रो लेते हैं उसका कोफिशिएंट 1 रहता है, पर इसमें हमने क्या करा, नहीं करा। इसमें मैंने कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई करा के से, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो कि मैं अब लिख रहा हूँ इसमें कि मैंने यहाँ पर से R2 को मल्टीप्लाई करा है 2R2 से, मतलब मैंने उसी के रो के एलिमेंट्स को 2 से दुगुना कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप डिटरमिनेंट की वैल्यू दुगनी हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 2 से R2 को, तो ये 3 4 5 है। अब आप 7 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 14, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। ठीक है, ये चीज है। ओके, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हल्का हल्का समझ लो, बस ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ से ये चीज बन गई आपके R2। तो ये जो डेल्टा था ना, अब इस क्योंकि इसका दुगुना कर दिया आपने। देखो पिछले वाले में हमारे पास ऑपरेशन में यहाँ पे 1 था, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट सेम रहेगा, लेकिन ऐसा करने से आपने डिटरमिनेंट को दुगुना कर दिया, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट से। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर से 1/2 डिवाइड कर दो। यानी एक तरह से वही है कि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा होल पर, तो ये वाला जो 2 था ना, इसको आप डिवाइड में भेज दो, ताकि आपका जो आंसर इधर का जो भी आए ना, उससे डिवाइड होकर 2 से वापस से आपका जो डिटरमिनेंट है उसका आंसर सेम रहे, उससे दुगुना नहीं हो जाए। तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं ये चीज़, है ना। खास इंपॉर्टेंट अब नहीं है अपने लिए, क्योंकि अपने पास आएगा ही नहीं एक्सपेंड करने का। लेकिन कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट है, उनको आप शक्ल देख लो, याद रख लेना थोड़ा थोड़ा सा। तो जब भी आप इसको एक्सपेंड करोगे, ये साइक्लिक डिटरमिनेंट है। कौन सा डिटरमिनेंट है, साइक्लिक। साइक्लिक क्यों बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लो साइक्लिक कैसे है। तो ABC, फिर इधर से BCA, है ना, एक तरह से देखो ये और ये देख रहे हो आप, ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, फिर ये रो और ये कॉलम, ये सेम सेम चल रहे हैं। तो साइक्लिक डिटरमिनेंट है ना, ऐसे मान लो ये ABC फिर BC, ऐसे ये इधर आ गया, इधर आ गया, फिर ये 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 वाला वापस इधर आ गया। तो इसका जब भी आंसर आता है तो माइनस में ये चीज आती है। और आप याद करोगे ये अपने आप में AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, इसका आपका आइडेंटिटी याद है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, 10वीं क्लास 10वीं में नहीं 9th में आता है।
ये आता है ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। आगे याद है आपको कैसे करा था, हाफ ऑफ में ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर अंदर आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा मतलब, क्योंकि अब हम लोगों ने जो ऑपरेशन एलिमेंट ऑपरेशन वो अपने कट गए हैं, तो उनका यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। उनका यूज़ करके आता था तो मैं इसमें करा देता, पर क्या मतलब लेक्चर लंबा हो जाएगा और अपने सिलेबस में आ नहीं रहा। फिर भी आप इसकी थोड़ी शक्लें याद रख सकते हो, कई बार हेल्प कर सकते हैं आपको। और ये तो आपको पता ही है, ये आपका है ना स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो ये देख रहे हो, एडिटिव इनवर्स। और ये आपका, अरे ये यहाँ पे गड़बड़ है, रुको, इसके अंदर इसको सही करो, ये जीरो आएगा, मिस प्रिंट, मिस प्रिंट नहीं, मिस टाइप तो ये आपका एकदम यहाँ से रिप्रेजेंट जीरो, अब सही है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट ऑब्वियस ही बात है कितना आएगा, जीरो। तो शक्ल देख लो आप इसके ना। उसके बाद ये और ये दोनों एक जैसे ही हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, कॉमन वॉमन लेते हो, तो ये अपने आप में वन वन ए बी सी, इधर देखो ए है तो इसका उल्टा आ रहा है बी सी, इधर बी है तो इधर ए सी आ रहा है, इधर सी है तो क्या आ रहा है ए बी। इसको आप थोड़ा ऐसा मॉडिफाई कर सकते हो, तो यानी कि यहाँ पर से बी सी की जगह ए स्क्वायर हो गया, ए सी की जगह बी स्क्वायर हो गया, ए बी की जगह सी स्क्वायर हो गया। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो ना, कॉमन वॉमन लेते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये आपका आंसर आता है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, इस चीज को। अब इसका थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं, देखो नीचे आप देखो, इसमें स्क्वायर था ना, अब क्या बन गया क्यूब। तो बाकी तो सेम आ रहा है, देखो ए माइनस बी माइनस सी यहाँ तक तो सेम है, बाकी इसके अंदर नया ऐड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसमें क्यूब लगा ना, तो इसमें एक ए बी सी बड़ा है इसमें से ए बी सी, तो उसको आपने ऐड कर दिया, ऐसा सोच सकते हो आप। उसके बाद आगे इसमें क्यूब था ना, तो ऊपर अब की बार ए और लगा दी, तो कहीं ना कहीं फिर से एक एक बढ़ गया। तो बाकी तो सेम ही है, इसके अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया, ए सी आ गया। उसके बाद अगले वाले में नीचे वाले फिर से एक और ए बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं फिर बढ़ेंगे, देखो ये तो सेम है अपना, तो सारे तीन चार तो सेम ही है। उसके बाद ये कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस उसका माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी। क्लियर है, तो ये स्पेशल डिटरमिनेंट्स है जिनकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, जेई वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डायरेक्टली आता है। ठीक है, तो ये शक्लें थोड़ी याद रखना है इसका। ओके, उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी अब आप डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते। डिफरेंशिएशन याद है आपको, एफ डैश एक्स करना ना, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई ये डिटरमिनेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप कैसे करते हो, आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप रो बाय रो करते हो, है ना, या फिर आप क्या करते हो, कॉलम बाय कॉलम। ठीक है, ये चीज है। तो रो बाय रो करोगे, जैसे मान लो कि मैं रो बाय रो करता हूँ, है ना, मेथड वन, जैसे मैंने करा रो बाय रो, तो आप क्या करोगे भाई, डेल्टा, अब एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, तो आप ये कह सकते हो भाई डेल्टा डैश बोलो या डी डेल्टा अपॉन में डी एक्स। तो यानी कि आप क्या करोगे, रो बाई रो करोगे, यानी कि जो रो के ऊपर के हैं उनका एवरेज कर दो पहले, फर्स्ट रो को आपने करा, बाकी दूसरी आपको एज इट इज रखनी है, उसको कुछ नहीं छेड़खानी करनी। उसके बाद जो दूसरा आएगा अपने पास, उसके अंदर क्या करोगे, डिटरमिनेंट आपका सेम रहेगा, लेकिन इस बार आपने क्या करना है, रो वन को आपको एज रखना है। अब आपको क्या करना है, रो टू जो बच गई है अगली, उसको आपको करना है, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, जो भी आपके फंक्शन आ रहे हैं इसके अंदर। ओके, ये चीज है। अब तीसरा ऑर्डर होता तो मैं तीसरी रो लेता, तो ऐसे प्लस कर करके चलता रहता। ठीक है, अब अगर मैं कॉलम का करता, तो कॉलम के अंदर क्या करता भाई, कॉलम वन को कर दिया इधर, उसके बाद सेकंड कॉलम एडिटिव, फिर प्लस, उसके बाद फर्स्ट एडिटिव और सेकंड को कर दें। कहीं ना कहीं ये आपका वो ही नहीं है, यू डॉट वी जैसा। यू डॉट वी याद है आपको डिफरेंशिएशन के अंदर, यू डॉट वी जब हम लगाते हैं यू वी का रूल, हम यही तो करते हैं, यू को एडिटिव रखा, वी का डैश कर दिया, फिर वी को एडिटिव रखा, यू का डैश कर दिया। कुछ कुछ उसी पैटर्न में चल रहा है कि किसी एक रो को कर रहे हो, फिर दूसरे को एडिटिव रख रहे हो, तो कुल मिला के सारे रोज को करते हैं। तो ये चीज थी हमारे पास, है ना। तो आई होप आपको समझ में आई हो सारी चीज़ें, मैंने है ना ख़त्म करा दिया सब चीज़ों को, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। तो मैंने कोशिश करा है कि आपको प्रॉपर्टीज़ के साथ छोटे छोटे छोटू मोटू क्वेश्चन करा करा के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। भाई क्वेश्चन और भी बन सकते हैं इसके अंदर ना, ऐसा कुछ नहीं है, मान लो कि मैं एक छोटू मोटू क्वेश्चन और बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ से मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर मैंने आपको दे दिया, कितना आई। ठीक है, अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ फाइंड करो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना होगा, ऐसा कुछ कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज मिल गई आपके पास। अब आप मुझे बताओ, ए इंटू एन ट्रांसफोर बराबर डिटरमिनेंट ऑफ आई है। वैसे इस तरह अगर आपने पास ए इंटू ए ट्रांसफोर बराबर आई है, तो इसमें एक मैट्रिक्स ए का नाम और था, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल, कि ए अपने आप में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कोई बात नहीं, ये तो पुरानी पुरानी बात है। अब इसका डिटरमिनेंट ले लो बोथ साइड, तो जैसे ही आप डिटरमिनेंट लोगे, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर में डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना हो जाएगा ये। तो अब आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूट लगा कर दूं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपका
है तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कर दिया। और डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने आप में क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, कितना आएगा, +-1, क्योंकि इवन डिग्री है। ओके, तो अब मैं पूछूं डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये अल्टीमेटली यही तो आ रहा है इसका आंसर। समझ गए नहीं समझे, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर पूछ रहा है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, +-1 नहीं आएगा। क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में। अच्छा, और क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन बना दूं आपको लास्ट जाते जाते, चलो कुछ और दे चलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि एक ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है। कितना है, ऑर्डर 3। अच्छा, उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फाइंड करो 3 A × 3I का डिटरमिनेंट कितना होगा ये, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे से, तो देखो आप ऑब्जर्व करो इसको। तो कैसे करोगे आप इसको, तो भाई मेरे को बताओ कि यहाँ से स्केलर है, अब स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना। तो आप सोचो एक बार कि स्केलर है ना, ये अपने पास 3 है, तो स्केलर को तो आप शिफ्ट कर सकते हो। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, स्केलर की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मेरे पास जैसे मान लो A3 भी है ऐसे, तो आप स्केलर को शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर तो शिफ्ट हो सकता है इस तरीके से। ओके, तो यानी कि 3 इधर आ जाएगा, तो एक तरह से 3AI। आपको पता है 3 बाहर आएगा, अब 3 बाहर आएगा, ये आई जो है ना, ये भी अपने आप में ऑर्डर 3 का ही है। अब ये मत पूछना सर आई जो है आपने बताया नहीं, भाई देखो आई भी अपने पास ऑर्डर 3 का है, सारे प्रोडक्ट पॉसिबल, ठीक है। तो आप जैसे 3 को बाहर खींचोगे तो 3 ऑर्डर कितना है इसके अंदर, 3, तो 3 की पावर 3 बनेगा। उसके बाद अंदर मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आपको पता है ना यहाँ से ए इंटू आई, तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो उसी का ऑर्डर का, तो उसका आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने पास कितना है, अब आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, हाँ या ना, तभी तो बात बनेगी। तो 27 × 8। अब इसका डिटरमिनेंट आप आराम से निकाल लो यहाँ से, मान लो कि मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए दे दिया आपको, कुछ भी 2 दे दिया, तो इस प्रकार से वैल्यू रख दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो डेटा गिवन मिलेगा उसके हिसाब से यूज़ करो, आंसर निकाल लो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई चीज़ें कि इस तरीके से छोटे मोटे सिमुलेशन करके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज का लेक्चर को हम ये खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, टाटा बाय बाय।